91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर से में। और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह। और डॉक्टर अखिलेश सिंह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का क्या संबंध है इस बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर अखिलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी जी कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने विचार रखने के लिए टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और इसे किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के लिए आसानी से समझ में जी, आने लायक हो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जानकारी देना चाहूँगा, हर व्यक्ति हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग अलग अलग है। उदाहरण के लिए अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बिल्डिंग, उसका क्लासरूम, उसके स्टूडेंट और वहाँ पे बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो टॉयलेट्स की फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, ब्लैक बोर्ड की फैसिलिटी हो, प्रोजेक्टर की फैसिलिटी हो, तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती हैं एक किसी यूनिवर्सिटी के लिए। इसी तरह से जो स्कूल है, स्कूल में जो है कि क्लासरूम होना चाहिए, वहाँ पे टेबल, बेंच होना चाहिए, और वहाँ पे जो है कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, बसेज की सुविधा होनी चाहिए ताकि बच्चों को लाया जा सके, पहुँचाया जा सके स्कूल तक, वापस उन्हें घर छोड़ा जा सके। तो उसी तरह से जो है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर व्यक्ति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग अलग अलग है। एक सिटी के जो निवासी होते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वहाँ की सड़कें, 24 घंटे बिजली, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी उपलब्ध रहना। ठीक है, इसके अलावा जो है कि साफ सफाई की व्यवस्था होना, पब्लिक टॉयलेट्स की व्यवस्था होना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है। तो ये जी जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जी। मीनिंग है। तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो किसी भी संस्थान या फिर किसी भी समुदाय से जुड़े हुए हैं, जो बेसिक, उनके अपनी ठीक है, जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी अपनी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से है। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं टूरिज्म की। तो टूरिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और इसे किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जी, जैसे मैंने यहाँ एक आम नागरिक के लिए, इसके अलावा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग बताया, इसी तरह से टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हम उन फैसिलिटीज़ की बात करते हैं जो कि एक टूरिस्ट को किसी डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करते समय, विजिट करते समय ज़रूरी होती हैं। जैसे कि रोड्स रोड्स होनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, रेलवे स्टेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए किसी भी डेस्टिनेशन पे। ठीक है, इसके अलावा जो है कि वहाँ पे एकोमोडेशन होने चाहिए, बल्कि एकोमोडेशन के जितने भी टाइप्स हैं ताकि वो हर बजट कैटेगरी के टूरिस्ट के नीड्स को फुलफिल कर सके, इस तरह के वहाँ पे एकोमोडेशन होने चाहिए, जिसमें धर्मशाला होना चाहिए, लॉज होना चाहिए, हर स्टार कैटेगरी के होटल होने चाहिए। ठीक है, कॉमर्शियल होटल होना चाहिए, मोटल्स होना चाहिए। तो इसके साथ साथ जो है कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर्स ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी सभी डेस्टिनेशन पे। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पुलिस के साथ साथ टूरिस्ट पुलिस भी होना चाहिए। टूरिस्ट पुलिस में आपको बताना चाहूँगा वो पुलिस है जो कि स्पेशली डिप्लॉय किए जाते हैं टूरिस्ट के लिए। और जितने भी आपको एएसआई अप्रूव्ड जो है कि डेस्टिनेशन मिलेंगे, वहाँ पे आपको टूरिस्ट पुलिस भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी हो गई, वहाँ पे जो है कि हॉस्पिटल वगैरह होने चाहिए, बैंक्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और जो है कि वहाँ पे फ़ोन बूथ्स वगैरह होने चाहिए ताकि जिसके पास मोबाइल नहीं है वो कम से कम अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स के साथ जो है कि कम्युनिकेट कर सकें। तो ये सभी जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक टूरिस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। जी। जैसे आपने काफ़ी सारी चीज़ें टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दी हैं कि वो क्या हैं, और इन सब के यूजेस क्या हैं, जो बेसिक यूजेस जो टूरिस्ट को उनका चाहिए हो, उस बारे में अगर थोड़ा सा मोटी जी, मोटी बात की जा सके। टूरिस्ट के लिए उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि ये मैं बात करूँगा 2014-15 की मैं बात कर रहा हूँ। जी ये 2014-15 के पहले भारत में जो है कि साफ सफाई के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, कोई स्वच्छता अभियान नहीं चलता था, पब्लिक टॉयलेट्स की संख्या कम थी। ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे जो है कि चीज़ें कम थी। ये मैं किसी सरकार से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं जनरल बात कर रहा हूँ पिछले 5-6 साल की। 5-6 साल में आप पिछले देखिए स्वच्छता के प्रति जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में, जिस तरह से अभियान चले, अनिल जी आप भी इसके गवाह हैं। हमने यूनिवर्सिटी में
लगभग 4 साल लगातार स्वच्छता पखवाड़ा किया, जिसमें हमने अंदर टीचिंग नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज को अवेयर करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज किया, जिसमें हमने अपने यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि जो दूसरे कॉलेजेस हैं उत्तराखंड के, वहां से भी बच्चों को इनवाइट किया कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और जो है कि अवेयर होम स्वच्छता के प्रति। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिए, आप हल्द्वानी में ही उठा के देख लीजिए, आप शहर में चले जाइए, आप देखिए पब्लिक टॉयलेट आपको हर चौराहे पे मिलेगा। पहले क्या ये संख्या थी? पहले क्या सेफ्टी सिक्योरिटी थी? आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, बिहार की बात करिए, पहले वहां पे लाइट नहीं थी, 15-16 घंटे बिजली आती थी, जनरेटर चला के जो है कि वो बिजली मिलती थी। बिजली भले ही मिल जाती थी लेकिन उसके शोर कितना होता था, उससे उससे वायु प्रदूषण कितना होता था। तो अगर 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है किसी डेस्टिनेशन को, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ पे। अभी आप देखिए ये पिछले 3-4 साल में ये सभी कंपनीज 4G स्पीड के जो है कि इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने लगे, और इसका रेट भी उठा के देख लीजिए। पहले 2G 3G हम लोग यूज करते थे, कितना उसका रेट था, और अभी आप 4G का रेट उठा के देख लीजिए। तो ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। अगर मुझे किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो उस डेस्टिनेशन के बारे में पहले में अगर इंटरनेट की सुविधा है मेरे पास तो मैं उसके बारे में पता कर सकता हूँ, उसका वीडियो देख सकता हूँ। ये इंटरनेट के कारण पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ें प्रभावित तो करती ही हैं। आप 4-5 साल के पहले का देख लीजिए, अब का देख लीजिए। आपको मैं और जानकारी देना चाहूँगा कि 2015 के आसपास इंडिया का जो रैंक था वर्ल्ड में वो 42 था, आज इंडिया का रैंक है 34। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण ही है। और आपको मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश की छवि कैसी थी आप सब लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश की छवि किस तरह की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की आज आप छवि देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वाराणसी की मैं बात करूं तो बताने की जरूरत नहीं है वाराणसी में किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। आज लोग जाना पसंद करते हैं, कितने वहां पे डेस्टिनेशंस हैं, 4-4 यूनिवर्सिटी हैं। सारनाथ आर्कियोलॉजिकल साइट जहां पे भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, वहां पे भारत माता मंदिर है जो कि इंडिया में, इसके अलावा पहला जो भारत माता मंदिर है हरिद्वार में, दूसरा वहां पे है। जंतर मंतर, राजा जयसिंह ने टोटल 5 जंतर मंतर बनवाए, उसमें से एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जयपुर वाला, एक दिल्ली में, लेकिन बनारस में भी है। 84 पक्का घाट, पूरे वर्ल्ड में इस तरह के 84 पक्का घाट कहीं नहीं है। हर दूसरे घाट पे गंगा आरती। आप देख लीजिए, है बहुत कुछ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण, साफ सफाई ना होने के कारण, बिजली की उपलब्धता ना होने के कारण लोग जाना पसंद नहीं करते थे, लोग हीन भावना से देखते थे। लेकिन आज देखिए पब्लिक जा रही है, क्योंकि आगरा में तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पहले से ही था। लेकिन अगर बाकी वहां देखिए, अभी आप देखिए 3rd नंबर पे है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में टूरिस्ट जाते हैं इंटरनेशनल, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। पहले ऐसा नहीं था। तो कोई भी स्टेट जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, गवर्नमेंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, वहां पे टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन के होने भर से वहां पे टूरिस्ट भी पहुंच जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। जी। तो अब जब बात आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कर ही दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से टूरिस्ट को अपनी ओर खींचते हैं, तो बात करते हैं कि उत्तराखंड, जहाँ की अभी हम उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, तो उत्तराखंड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं और बिल्कुल, किस तरह से वो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर, जब मैं यहाँ 2015 में आया था तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगता था। सड़कें यहाँ पे काफ़ी मुझे जो है कि अच्छी सड़कें मिली, और जो है कि पहाड़ों पे जब मैं गया कई बार जो है कि ड्यूटी करने या फिर किसी और काम से, लगभग मैं पूरा उत्तराखंड ही घूम चुका हूँ, तो मैंने सड़कें अच्छी पाई। ये भी हो सकता है कि क्योंकि पहाड़ का रास्ता है तो इसलिए सड़कें जो है कि अच्छी गवर्नमेंट को बनानी ही पड़ेंगी, नहीं तो जो है कि क्योंकि कम चौड़ी सड़कें रहती हैं। सड़कें थी, 24 घंटे बिजली थी। इसके अलावा अभी मैं अगर आपसे ये 4 धाम की बात करूं, 4 धाम यात्रा की, अभी मैं 1 महीने पहले उसी रूट पे गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि युद्ध स्तर पे 4 लेन का काम चल रहा है, जिससे कि टूरिस्ट की संख्या जो है कि और वहाँ बढ़ेगी। जो खुद से ड्राइव करके आना चाहते हैं वो भी जो है कि अब उन डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। जगह जगह मैंने देखा सुरंग बन रहे हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि चारों जो हमारे 4 धाम डेस्टिनेशन है उनको कनेक्ट करने के लिए रेलवे लाइन भी बिछाई जा रही है।
ट्रेन की सुविधा भी होगी, इसके अलावा हेलीकॉप्टर वगैरह की सुविधा भी जो है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसको और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि छोटा स्टेट है और हम मेन जो है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के जो है कि और ज़्यादा लोगों को अवसर मिले और ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इसको लेके जो है कि गवर्नमेंट जो है कि काम करें। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, इंडिया में जो है कि पहले 5 टॉय ट्रेन जो है कि ब्रिटिशर स्टार्ट करके गए थे। आज की डेट में वही 5 टॉय ट्रेन, 3 उसमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 2 अंग्रेज जो है कि यहाँ से लेके काठगोदाम से नैनीताल के लिए एक प्लान बना के गए थे, है ना, प्लान नक्शा बना के गए थे किस तरह से जो है कि यहाँ पे टॉय ट्रेन डेवलप किया जा सकते हैं। क्या हम टॉय ट्रेन डेवलप नहीं कर सकते? क्या हम देहरादून से मसूरी के लिए टॉय ट्रेन स्टार्ट नहीं कर सकते? टॉय ट्रेन उस समय हो सकता है कि जरूरत के लिए किया गया हो, लेकिन क्या टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए टॉय ट्रेन की सुविधा प्रोवाइड नहीं की जा सकती है? अगर टॉय ट्रेन यहाँ काठगोदाम से नैनीताल के बीच में चले तो कितने टूरिस्ट जाएंगे? और जो पॉल्यूशन के कारण जो गर्मी बढ़ रही है नैनीताल में, भवाली में, भीमताल में, वो भी जो है कि कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो है कि गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अभी। जी। तो कुल मिला के अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड के टूरिज्म के लिए डेवलप हुआ है, उससे कहीं और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़्यादा बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत और है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे बढ़ता है तो उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के टूरिज्म को बिल्कुल फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। बिल्कुल। अब एक बात आती है सुपर स्ट्रक्चर की। जी, सुपर स्ट्रक्चर क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में क्या जी खास फ़र्क है? जी, सुपर स्ट्रक्चर जो होता है वो एमेनिटीज हैं, वो सुविधाएं हैं जो कि एक टूरिस्ट को चाहिए ही चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक टूरिस्ट को भी चाहिए और एक होस्ट कम्युनिटी को भी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपके आ गया रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक टॉयलेट, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ये सब। और एक जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें आपका आ गया एकोमोडेशन के डिफरेंट टाइप्स, आपका होटल, मोटल, रोटल, बोटल, रिसोर्ट, हेरिटेज होटल, कॉमर्शियल होटल, ये सब। फिर ट्रांसपोर्टेशन के वो आ गए, मीन्स उसमें आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन आ गया, चाहे जिसमें कि अगर आपको फॉरेन से कोई टूरिस्ट आना चाहता है, इनबाउंड टूरिस्ट आना चाहता है, तो डायरेक्ट वो जो है कि फ्लाइट से आ जाएगा। ठीक है, रेलवे स्टेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए और रेल की कनेक्टिविटी होनी चाहिए डिफरेंट डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन पर, ताकि डिफरेंट पार्ट से जो है कि टूरिस्ट उस जगह पहुंच सकें। ठीक है, इसके अलावा जो टूरिस्ट को चाहिए वो जो है कि आपके ट्रैवल एजेंसी वगैरह की सुविधा होनी चाहिए हर डेस्टिनेशन पे। तो ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं वो इसके अलावा रेस्टोरेंट आ गए, बार आ गए, वो सब जो है कि एक टूरिस्ट को चाहिए। टूरिस्ट बिना उसके जो है कि वहाँ पे विजिट नहीं कर सकता। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेसिक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो कि एक टूरिस्ट को भी और होस्ट कम्युनिटी को भी चाहिए। जी। जैसे बात की जाए उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेसेस की, तो उसमें कई सारी प्लेसेस तो ऐसी हैं जो वेल नोन हैं। जैसे आप नैनीताल को ले लीजिए या फिर मसूरी, या फिर इसके अलावा और भी कई सारे वेल नोन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस हैं वहाँ पर हैं। और इसके अलावा कुछ डेस्टिनेशन प्लेसेस ऐसी हैं जो ज़्यादा लोगों की जानकारी में तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो खूबसूरती है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी जगहों पर जो कि खूबसूरत तो हैं लेकिन वहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट पहुँच नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है या फिर क्या किया जाना चाहिए? जी, जो मुझे ये लगता है ना, जैसे मैं क्योंकि मैं भी इस पे चिंतन करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि इतने यहाँ पे किस तरह के टूरिज्म प्रोडक्ट हैं, किस तरह के नहीं हैं टूरिज्म प्रोडक्ट, और किस तरह से और डेवलप किया जा सकते हैं। तो मैं इसमें हमेशा पाता हूँ कि हमने यहाँ उत्तराखंड में हम डिपेंडेंट हैं नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब हम टूरिज्म प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो 3 कैटेगरी में हम जो है कि क्लासीफाई करते हैं टूरिज्म प्रोडक्ट्स को। पहला है मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट, दूसरा है नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट, तीसरा है सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट। तो हमारे यहाँ जब देखेंगे उत्तराखंड में तो मेजॉरिटी ऑफ द जो टूरिज्म अट्रैक्शन है वो नेचुरल टूरिज्म अट्रैक्शन है। मेरा यही प्रश्न है कि हमने क्या डेवलप किया, किया है डेवलप, लेकिन और ज़्यादा हम डेवलप कर सकते हैं। मुझे याद है पहले हम यहाँ बात कर रहे थे इंटरनेशनल जू बनने वाला है गोलापार, वो कहाँ गया? इंटरनेशनल अगर हम जू बनाएं तो सोचिए, जो टूरिस्ट नैनीताल जा रहे हैं, जो टूरिस्ट भीमताल जा रहे हैं, जो टूरिस्ट आगे रानीखेत अल्मोड़ा जा रहे हैं, जब हम हमसे कोई जब पूछता है या हम ही जब सोचते हैं कि हल्द्वानी में कहाँ जाएं, तो हल्द्वानी में हमारे पास कुछ भी नहीं है। उधर रामनगर है, फिर इधर जो है कि नैनीताल।
हल्द्वानी में भी अगर मैन मेड टूरिज्म अट्रैक्शंस बनाए जाएं तो जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी हल्द्वानी में रुकेगा, हल्द्वानी में जो कि विजिट करेगा। बाकी जो हम लोग लोकल लोग हैं, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, जो एक्सकर्शनिस्ट हैं, वो लोग भी, उनके पास भी जो है कि अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो मुझे ही लगता है कि हम नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट्स के ऊपर भी फोकस करें। उससे जो है कि हम टूरिस्ट के स्टे को बढ़ा सकते हैं। जी। तो डॉक्टर अखिलेश सिंह, आपसे काफ़ी सारी बातें रही अभी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में, और इसके अलावा कुछ और बातें अगर आप हमारी इस बातचीत में जोड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि बेसिक थिंग होती है किसी भी डेस्टिनेशन के लिए। सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन, एकोमोडेशन, एसेसिबिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ये तीन चीज़ डेवलप करने भर से ही एक टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन पे नहीं जाएगा। इंडिया के पास ये भरपूर है। इंडिया के पास जितने कैटेगरी के टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उतना आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलेंगे। इंडिया में हर तरह का क्लाइमेट है। इंडिया में 1000 से ऊपर फोर्ट है, 100 के ऊपर पैलेसेज हैं। इंडिया के पास 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इंडिया के पास बीचेज हैं, आइलैंड्स हैं, सब कुछ है। लेकिन इंडिया का रैंक है वर्ल्ड में 34। और इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर शुरू से कोई फोकस नहीं किया, उसके डेवलपमेंट के ऊपर हमने काम नहीं किया। अभी जो है कि सभी स्टेट्स और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है और इसको और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। स्वच्छता पखवाड़ा के कारण, स्वच्छता अभियान के कारण टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। जो है कि हमें सिर्फ 2019 में जो हमारा लक्ष्य था सिर्फ उस तक ही नहीं, बल्कि इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए जब तक कि हमारा पूरी तरह से हम इसको अचीव नहीं कर लेते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप टूरिज्म को किसी डेस्टिनेशन पे प्रमोट नहीं कर सकते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन, एकोमोडेशन, एसेसिबिलिटी, इसके साथ साथ आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी जब प्रॉपर होगा तभी टूरिस्ट जो है कि वहाँ पे मोटिवेटेड होगा विजिट करने के लिए। जी, जैसे कि अब हम सभी जानते हैं कि सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। तो अब एक सवाल विद्यार्थियों के हित में कि जैसे किसी विद्यार्थी के लिए टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इस नॉलेज से उसे आने वाले फ्यूचर में क्या उसके लिए ऑप्शंस खुल जी, सकते हैं? बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा, एक अगर स्टूडेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो सिर्फ टूरिस्ट को बताएगा अट्रैक्शन के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में, एक्सेसिबिलिटी के बारे में। वो टूरिस्ट को तो भेज देगा डेस्टिनेशन पे, लेकिन जब टूरिस्ट वहाँ पहुँचेगा तो वो नेगेटिव इमेज लेके जाएगा। अगर किसी ऐसी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए जहाँ पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है। मान लीजिए कोई हाई इनकम क्लास आदमी है, वो तो चलिए बोतल खरीद लेगा पानी की, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहाँ से बोतल खरीदेगा, है ना? तो इसलिए बेसिक जो फैसिलिटी है होनी चाहिए। फिर टूरिस्ट पुलिस की फैसिलिटी होनी चाहिए सभी डेस्टिनेशंस पे, क्योंकि टूरिस्ट पुलिस को जो है कि स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। वो आर्मी के रिटायर्ड जो है कि ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो है कि ट्रेनिंग दी जाती है। उनको लैंग्वेज वगैरह के बारे में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उनको पता होता है कि उनको टूरिस्ट के साथ कैसे डील करना है। तो इस तरह की सुविधाएं जो है कि वहाँ होनी चाहिए और स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं टूरिज्म के, उसके साथ साथ एक टूरिस्ट को ये भी बताए कि वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है कि नहीं है। नहीं तो सिर्फ ये भर रहने से ही टूरिस्ट वहाँ पे मोटिवेटेड नहीं होगा। और टूरिस्ट फिर देखिए माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करता है। अगर वो नेगेटिव इमेज लेके जाएगा तो नेगेटिव बताएगा, और अच्छी इमेज लेके जाएगा तो अच्छी बातें बताएगा। जैसे पहले इंडिया का जो इमेज था वो अच्छा नहीं था साफ सफाई के मामले में, तो टूरिस्ट वैसे ही जाके बताता था अब बाकी अपने जो है कि फैमिली मेम्बर्स को, तो उसी हिसाब से जो है कि टूरिस्ट आते थे। लेकिन अभी क्योंकि इंडिया की इमेज वो बढ़ रही है, और इसीलिए जो है कि आप देखेंगे जो इंडिया का रैंक है वो हर साल घटता जा रहा है। पहले 42 था, अभी जो कि 34 आ गए। और आप देखिएगा आने वाले समय में और जो है कि धीरे धीरे इंडिया का रैंक इम्प्रूव होगा। जी। तो डॉक्टर अखिलेश सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनसे इतनी सारी बातें करने के लिए और इतनी सारी जानकारी साझा करने के अनिल जी, लिए। मैं आपको पहले बात तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस तरह के कार्यक्रम किए। डॉक्टर अखिलेश सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जो हमारा आज का विश्वविद्यालय परिसर से कार्यक्रम है ये यहीं पर ख़त्म होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।